केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश वाराणसी में राज्य मीन चिताला की 1 लाख मत्स्य बीच रिवर रैंचिंग कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, सरकार की महत्वपूर्ण योजना है चिताला मत्स्य पालन से जुड़े किसानों को किया गया सम्मानित। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 216.53 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को राष्ट्र को किया समर्पित। विशाखापत्तनम पर क्षमता विस्तार के लिए नई परियोजनाओं को मिलेगा प्रोत्साहन। विशाखापत्तनम मछली पकड़ने का 5 प्रमुख पत्तनों में से है एक। आर्थिक गतिविधि के केंद्र के रूप में किया जाएगा विकसित। मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए स्वच्छ, भीड़भाड़ रहित और स्वच्छ आधुनिक इकोसिस्टम करेगा प्रदान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को मृदा एवं जल संरक्षण विभाग की रणनीतिक और जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए की बैठक। किसानों के लिए जल संरक्षण परियोजनाओं की योजना बनाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने नदियों और नहरों को गहरा करने की आवश्यकता पर भी दिया जोर। मौसम विभाग ने कहा, उत्तरी प्रायद्वीपीय, मध्य और उससे सटे पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में हो सकती है भारी बारिश। महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मंगलवार को वाराणसी में संत रविदास घाट पर राज्य मीन चिताला की 1 लाख मत्स्य बीच रिवर रैंचिंग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के और आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत पहुंच चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीरें। राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होना है, जिसमें भाग लेने के लिए तमाम देशों के अतिथि का आगमन शुरू हो चुका है। और आप देख रहे हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री, जिनका आज आगमन हुआ है। और आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री ने उनकी अगवानी की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ। संस्कृति से रूबरू करवाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री का स्वागत। ये हमारी लोक कला, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति। ये वो तस्वीरें जो हमेशा के लिए यादों में कैद हो। मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत पहुंच चुके हैं। गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत, अभिवादन। पूरी तरह से तैयार है राजधानी G20 शिखर सम्मेलन को लेकर। और अब मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए
तमाम देश के राष्ट्राध्यक्ष और विशेष अतिथि भारत पहुंचे हैं। तो अभी आप देख रहे थे दिल्ली विमानतल से सीधी तस्वीरें। मॉरिशस के प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत पहुंच चुके हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से मंत्री ने उनकी अगवानी की और गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया, सत्कार किया गया। और इसके साथ ही आपको सीधे लिए चलते हैं किसान समाचार की ओर। देना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने नदियों और नहरों को गहरा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारत G20 देशों की मेजबानी कर रहा है। इसी क्रम में आतिथ्य देशों के मेहमानों के लिए भारतीय मिलेट्स यानी श्री अन्न से बने पकवान उनकी थाली में परोसे जाएंगे। मिलेट्स से बने पकवानों को G20 देशों के आतिथ्य मेहमानों की थाली तक पहुंचाने से भारत के पोषक अनाजों को बढ़ावा मिलने के इनके निर्यात को कितना प्रोत्साहन मिलेगा, इसी विषय पर हरियाणा के प्रगतिशील किसान सूरज भान कटारिया से बातचीत की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। अतिथि देवो भव हमारी सांस्कृतिक संस्कृति का एक हिस्सा है। यही वजह कि G20 देशों की मेजबानी के लिए भारत न केवल तैयार है बल्कि भारत के नागरिक पूरी तरह से उत्साहित भी है। अभी G20 देशों के विषय और कृषि से संबंधित उत्पादों यानी श्री अन्न को बढ़ावा देने के संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उद्यमशील किसान सूरज भान कटारिया। सूरज भान जी, G20 देशों की भारत मेजबानी कर रहा है, भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है विश्व गुरु बनने का, क्या कहेंगे? ये हम सब देश के 140 करोड़ लोगों के लिए और विशेषकर हम किसानों के लिए एक गर्व गौरव की बात है कि G20 का इस बार अध्यक्षता हमारे देश की हो रही है। और श्री अन्न, जिसको कि हम कहेंगे कि जो हमारा बाजरा है, जो हमारे मुख्य अनाज हैं, उन अनाजों की मेजबानी करने का अवसर पूरे जो 20 देशों के प्रतिनिधि हमारे G20 समूह में यहाँ आने वाले हैं। मैं जैसे देश की राजधानी के प्रदेश हरियाणा से आता हूँ, हमारे यहाँ बाजरा का जो है मुख्य वो चीज़ है। मिलेट भोजन जो हम लोगों का है, श्री अन्न के रूप में देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, ये हम सब किसानों के लिए गर्व गौरव की बात है। इसमें जिन देशों में पोषक अनाजों की खेती नहीं होती है, वहाँ पर इस तरह के अनाजों को बढ़ावा कितना मिलेगा? देखिए, हमारे देश में G20 की लगभग मेरी जानकारी के अनुसार 58-60 बैठकें हुई हैं, जो कि 4 बैठकें कृषि पर आधारित रही हैं। और उस कृषि पर आधारित देखिए आप, हमारे देश में ज्वार, बाजरा, रांगी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटनी और कुट्टू, ये हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो इन प्रदेशों की उपज है, उन प्रदेशों का जब पोषक भोजन हमारे अतिथि को सत्कार के लिए मिलेगा तो हम लोगों को लगता है कि जो 20 देश आ रहे हैं, जिन देशों में अमेरिका जैसा प्रमुख देश शामिल है और सभी प्रमुख देश उसमें शामिल हैं, तो उन देशों में इस भोजन का स्वाद वहाँ तक पहुँचेगा और जो घटत इस चीज़ की हो रही थी पोषक भोजन की, वह बढ़कर आ गया है। श्री अन्न का भोजन ये खाएंगे, अतिथि मेहमानों के स्वाद इसका चखेंगे, तो निश्चित तौर पर इसकी पोषकता के आधार पर वो इसकी डिमांड भी करेंगे, तो रोजगार, व्यापार, कारोबार और निर्यात की संभावनाएं कितनी बढ़ेगी? पोषक भोजन की अपनी एक महत्वता है। उस महत्वता को जब पूरी दुनिया के लोग देखेंगे और विशेषकर हमारा देश जो है उसकी उपज में एक बहुत प्रमुख देश है, हम लोग किसान लोग हैं, हम उसको ज़्यादा संख्या में उपज करेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सरकार का जो प्रयास था श्री अन्न के माध्यम से, पोषक भोजन के माध्यम से उसके निर्यात के साधन बढ़ेंगे और हम लोगों की आमदनी बढ़ेगी। और G20 का भी जो उद्देश्य है वो यही है कि जो एक स्थिरता है, उसकी हमारी आर्थिक स्थिरता है, उसको मजबूत करने की। तो ये थे हरियाणा के प्रगतिशील और श्री अन्न उत्पादक किसान सूरज भान कटारिया, जिनका मानना कि भारत में G20 की मेजबानी के जरिए एक और जहां भारत के पोषक अनाजों को अतिथि मेहमानों को खिलाने से इनकी मांग बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और कारोबार के साथ निर्यात की संभावनाएं बढ़ने से किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली।
और अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी प्रायद्वीपीय मध्य और उससे सटे पूर्वी भारत में अगले 5 दिन तक मानसून सक्रिय रह सकता है। इसके कारण पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों, ओडिशा, झारखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर कल से तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तेलंगाना में भारी बारिश का दौर जारी है। राजधानी हैदराबाद में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही आगे भी बाढ़ की चेतावनी जारी की है। मंगलवार को हैदराबाद के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। कुछ क्षेत्रों में कुछ ही घंटों के भीतर 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई, जिसके कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। और आइए बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। लालसोट में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं विजयनगर और लखीमपुर मंडी में भाव नरम रहे, जबकि जोधपुर मंडी में इस दौरान भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की लालसोट मंडी में 4 सितंबर को सरसों का भाव रहा 5,500 रूपए। 5 सितंबर को इसके भाव में 27 रूपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,527 रूपए। राज्य की ही जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 4 और 5 सितंबर को सरसों 4,600 रूपए पर बिकी। विजयनगर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 सितंबर को सरसों का भाव था 5,119 रूपए। 5 सितंबर को इसके सौदे 294 रूपए गिरकर 4,825 रूपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 4 सितंबर को सरसों का भाव रहा 5,475 रूपए। 5 सितंबर को इसके भाव 25 रूपए लुढ़क कर 5,450 रूपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो मंगलवार को दादरी मंडी में सरसों का भाव रहा 5,500 रूपए। मिर्जापुर मंडी में सरसों 5,515 रूपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही फतेहपुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 5,470 रूपए पर हुए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 119,63,000 टन रही थी। चालू खरीफ सीजन में मक्के की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के 1 सितंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ मक्का की खेती 82,86,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ मक्का की खेती 80,66,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो 5 सितंबर को देश की ज्यादातर मंडियों में मक्का के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 4 सितंबर को मक्का का भाव रहा 1,900 रूपए। 5 सितंबर को इसके भाव में 100 रूपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,000 रूपए। बिहार की किशनगंज मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 सितंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1,985 रूपए। 5 सितंबर को इसके सौदे 35 रूपए लुढ़क कर 1,950 रूपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 4 सितंबर को पीली मक्का का भाव रहा 1,800 रूपए। 5 सितंबर को इसके भाव में 10 रूपए की नरमी आई और भाव हो गया 1,790 रूपए। अलीगंज मंडी में 4 सितंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1,720 रूपए। 5 सितंबर को इसके सौदों में 30 रूपए की तेजी आई और भाव हो गया 1,750 रूपए प्रति क्विंटल।
उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो दादरी मंडी में मंगलवार को पीली मक्का का भाव रहा 2030 रुपए। अतरौली मंडी में हाइब्रिड मक्का 1800 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 2020 रुपए पर हुए। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है। भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ये देश में कुल अनाज उत्पादन का लगभग 10% है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 359,13,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की पैदावार की तुलना में 21 लाख टन अधिक है। अनुमान है कि मक्का की रिकॉर्ड उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987 करोड़ 13 लाख रुपए है। और अगर अमेरिकी डॉलर में इसकी कीमत की बात करें तो 1,116.17 अमेरिकी मिलियन डॉलर है। और अब बात करते हैं मौसम की। देखते हैं इस मौसम में किसान कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल। गुजरात में गन्ने के खेत में सिंचाई करें, यहाँ धान के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध कर ले। धान के खेत में पर्याप्त सिंचाई कर सकते हैं। किसान भिंडी के खेत में सिंचाई कर ले। इसके अलावा बैंगन की बुआई कर सकते हैं। बैंगन के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। वहीं टमाटर की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। साथ ही लाल मिर्च की बुआई कर सकते हैं। गुजरात में लौकी की तुड़ाई कर ले। लौकी के खेत में सिंचाई करते रहे। इस समय अरहर के खेत में निराई करें। अरहर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान मूंगफली के खेत में निराई करते रहें। अभी हल्दी की रुपाई करें। राजस्थान में तिल के खेत में सिंचाई कर ले। साथ ही मूंग के खेत में सिंचाई करते रहें। मूंग की कटाई कर सकते हैं। किसान बीन्स के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। बीन्स के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके अलावा अनार के बागों से खरपतवार निकाल ले। अनार के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अभी कपास में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में कपास में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। राजस्थान में ग्वार के खेत में सिंचाई कर ले। किसान किन्नू के बागों में सिंचाई करें। यहाँ फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही ब्रोकली की बुआई कर ले। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी।
फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत पे भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। देश में पशुपालकों की आर्थिक समृद्धि के जरिए आत्मनिर्भर की संकल्पना को पूरा करने में मदर डेयरी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डेयरी क्षेत्र में किस तरह से सहकार से समृद्धि की संकल्पना पूरी हो रही है, इसी विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक मनीष बंदलिश से। मदर डेयरी न केवल देश बल्कि दुनिया भर में सहकारिता और दूध उत्पादन के जरिए किसानों को किस तरह समृद्ध बना जाए, इसका एक आदर्श मॉडल है। अभी हमारे साथ मदर डेयरी के एमडी है मनीष बंदलिश मौजूद है। आइए बात करते हैं। सर, जिस तरह से आपने वैश्विक जगत में एक मदर डेयरी की पहचान दिलाई है, किसानों को समृद्ध कैसे किया, जिस तरह इसका आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया है, इस कॉन्फ्रेंस में आपकी ये स्टॉल लगी है, क्या मैसेज देना चाहते हैं वैश्विक जगत को? देखिए, विश्व जगत को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड की तरह नहीं है। इंडिया जो है बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है और हम लोग वर्ल्ड में नंबर 1 जो बने हैं इसी यूनिकनेस की वजह से बने हैं। हमारा मॉडल छोटे छोटे किसानों का है, हमारा मॉडल हर घर जा कर के मिल्क कलेक्ट करने का है, जो कि शायद बाकी की जगत में नहीं होता है। वहाँ पे बड़े बड़े डेयरी फार्म्स होते हैं। हमारी लेडीज़ जो हैं पूरे कोऑपरेटिव सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। हमारा किसान को अगर 100 रुपये का बिल उसने बनाया, सीधा उसके बैंक में ट्रांसफ़र होता है। इस तरह की फैसिलिटीज़ कहीं और नहीं मिलती है। हम लोग ये सब करने के बाद भी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हम कस्टमर को देते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए कौन से इनोवेटिव आइडियाज मदर डेयरी लेगी और कौन से इनोवेटिव आइडियाज वैश्विक जगत को देगी? देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये काफ़ी टेक्निकल कॉन्फ्रेंस है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन के बारे में, क्वालिटी के बारे में, इस तरह के एक्सपर्ट्स इंडिया में आए हैं। हमारे लोग भी उन पैनल्स में बैठे हैं, उनके अंदर डिस्कशंस होंगी। हमारे फार्मर्स और हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी इससे सीखेगी बाहर के लोगों से और इंडिया के एक्सपीरियंस हम उनसे शेयर करेंगे। भविष्य में हम किस तरह देखते हैं आत्मनिर्भर भारत मदर डेयरी के जरिए पशुपालकों को? देखिए, आज भी हमारा 80% से ऊपर रेवेन्यू, मिल्क का जो रेवेन्यू है वो सब फार्मर के पास ही जाता है। तो हम लोग जैसे जैसे अपनी सेल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फार्मर की इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे फार्मर को ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। और हम लोग तो ये चाहते हैं कि हम जितना भी प्रोडक्शन करें सारा का सारा कंजम्पशन इंडिया में हो, हमारे कस्टमर के पास जाए। एक्सपोर्ट के लिए हमारा अभी आज हम डेयरी के अंदर हम लोग इतना नहीं करना चाहते हैं, हम जितना कि इंडियन कस्टमर को एंड प्रोडक्ट हम देना चाहते हैं। तो जैसे हम ग्रो करेंगे हमारे फार्मर उसके साथ ग्रो करेंगे। तो ये थे मदर डेयरी के एमडी मनीष बंदलिश, जिनका मानना कि मदर डेयरी किसानों के कल्याण और विकास के लिए न केवल काम कर रही है बल्कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीक को अडॉप्ट कर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने का नया मार्ग भी प्रशस्त कर रही है। मेरे से कैमरामैन राकेश के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वाराणसी में श्रीनगर कॉलोनी में एक 3 स्टार होटल में आग लग गई। हादसे में किसी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। असम के जोरहाट इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें कई लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। घटना के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। G20 के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मेहमानों की सुरक्षा से लेकर उनके खाने पीने और ठहरने तक की व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। भारत मंडपम परिसर में अष्टधात की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 27 फीट है, जिसे 100 से ज्यादा फन कलाकारों ने 7 महीने में बनाया है। बिहार के सारण में एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। खेत में खाद डालने के दौरान बारिश होने लगी और आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। बिहार सरकार आपदा राहत कोष की ओर से 4-4 लाख रुपए की राशि दिए जाने का ऐलान किया गया है।
मणिपुर के 2 जिलों इम्फाल पश्चिमी और इम्फाल पूर्वी जिलों में एक बार फिर अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। दोनों जिलों में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आर्टिकल 370 को खत्म करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई समाप्त कर दी है। अदालत ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।